Welcome and welcome back. So let us start with our next topic, यूनिट 9 का MPPSC का जो मॉडर्न सिलेबस है, पहले वाला भी वही था। इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो आपको अभी फोकस पे रखना है। कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूटर से ओरिजिन करता है और ये पुराना समय का शब्द है। एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है कि ये वर्तमान कंप्यूटर के जनक हैं, पापा हैं, बापू हैं, व्हाटएवर यू कॉल इट, फादर ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहला कंप्यूटर कहा जाता है एनालिटिकल इंजन था, फर्स्ट कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, ये पहला कंप्यूटर हुआ करता था जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज, ठीक है साहब। एलन ट्यूरिंग के बाद में इसके ऊपर बहुत सारे काम होते चले गए। बेसिकली एक कंप्यूटर क्या होता है उसको समझना जरूरी है। कल मैंने उसके बारे में छोटी सी चीजें कही थी कि कहाँ से सवाल आते हैं, क्या दिखाया था। सो कंप्यूटर एक डिवाइस होता है, डिवाइस, यंत्र, यंत्र मंत्र तंत्र, ऐसा यंत्र होता है जिसे आप अपनी इच्छानुसार प्रोग्राम कर सकते हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल डिवाइस। सो ये है कंप्यूटर का सिंपलेस्ट फॉर्म में परिभाषा। बेसिकली ये रॉ डाटा लेता है, रॉ डेटा, डेटा जीरोस और वंस में लेता है और उसके बाद इसको प्रोसेस करके आपको जैसा चाहिए होता है, जिस प्रकार से आप प्रोग्राम करते हो उस हिसाब से वो आपको आउटपुट देता है। अब रॉ डेटा के साथ में इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जिसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? दिशा निर्देश। रॉ डेटा को क्या बोलोगे? डेटा को क्या बोलोगे? जानकारी नहीं, आंकड़े। आंकड़े, हाँ आंकड़े हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन इन्हें दिशा निर्देश, इसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है बेबेज में कैबेज लिखने वाला है ना, तो पैकेज इसीलिए लिखा है कि बाहर लेके हम चल रहे, कम से कम तुमने देख के सही करने की चेष्टा तो करी। चार्ल्स बेबेज थोड़ा सा लाइट हार्टेड काम कर लें। तो ये क्या काम करता है, जब आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हो जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं, तो डिवाइस कुछ मैथमेटिकल फंक्शन करेगा। मैथमेटिकल का अर्थ क्या हो गया? गणित से, गणितीय, गणितज्ञ तो मैथमेटिशियन हो जाएगा, गणितीय, ओके। कुछ लॉजिकल ऑपरेशन करेगा, तर्क, छोटा ही गणितीय, लॉजिकल, तार्किक, सही है, तार्किक फंक्शंस करेगा और ये इस रिजल्ट को कहीं पर सेफ रखेगा, सेफ गार्ड करेगा, उसको बचा के रखेगा और उसके बाद में वो जब आपको चाहिए तो वो आउटपुट देगा। जिस तरीके से आपको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट उस तरीके से देगा। अब ये काम कैसे करता है ये डिवाइस? तो यहाँ पर एक चीज हमने कल बात करी थी कि इसके अंदर हार्डवेयर होता है, इसमें सॉफ्टवेयर होता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। क्या है? जो गणितीय तार्किक कार्य करता है, संपन्न करता है और आपको एक इच्छानुरूप परिणाम आपके हिसाब से देने की कोशिश करता है जब आप चाहो तो। अभी डेफिनेशन क्या है? इट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड यानी एक साथ, इसको क्या बोलोगे? सम्मिलित, सम्मिलित रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रूप होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सम्मिलित रूप होता है जो क्या काम करता है? तो ये काम करता है। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक सम्मिलित रूप है। एक प्रोग्रामेबल, मतलब हिंदी में प्रोग्रामेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं?
उसको देख लेना, व्हाटएवर इंग्लिश में अभी प्री के अंदर तो कोई समस्या है नहीं, मेंस के अंदर आएगी। जो दिशा निर्देशों के हिसाब से गणितीय, तार्किक और दूसरे कार्य करता है। साथ ही साथ में ये जो डेटा लेता है वो बाइनरी फॉर्म में लेता है, अर्थात 0 और 1 में। बाइनरी मतलब 2, तो बाइनरी फॉर्म के अंदर वो डेटा को लेता है। अब डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक सम्मिलित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सम्मिलित स्वरूप है, जो कि एक प्रोग्रामेबल डिवाइस, अच्छा प्रोग्रामेबल डिवाइस है, जो दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करता है और गणितीय और तार्किक संपन्न करते हुए रिजल्ट को कहीं ना कहीं सेव करता है और आपके हिसाब का ऑर्डर में जिस भी चाहिए तरीके से चाहिए वो आउटपुट देता है। ये जो डेटा लेता है और ये जो डेटा देता है वो 0 और 1 अर्थात बाइनरी में होता है। बराबर? यहाँ तक कोई डाउट? तो कल हमने एक मदरबोर्ड देखा था, एक हार्ड डिस्क देखी थी, रैम देखी थी, बाकी जो हम कंप्यूटर देखते हैं उसमें एक डब्बा होता है। तो डब्बों के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक ब्लॉक डायग्राम अप्रोच बनती है, क्योंकि हर कोई सर्किट के बारे में नहीं जानता। तो ब्लॉक डायग्राम अप्रोच ये कहती है कि एक तो डब्बा होगा, उस डब्बे के अंदर एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। अब सीपीयू जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। पहली वस्तु हो जाती है तुम्हारी कंट्रोल यूनिट और दूसरी हो जाती है एएलयू, कंट्रोल यूनिट प्लस अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये हो गया ना अरिथमेटिक लॉजिकल। तो एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा और एक कंट्रोल यूनिट होगा कि कहां से डेटा आया, कहां को जा रहा है। तो आना और जाने वाला काम भी होगा इसके अंदर। तो जब ये काम होगा तो इसी के साथ में इसमें कुछ चीज होती है जिसे कहते हैं मेमोरी, जो यहीं पर होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है, जिसके अंदर हम रैम सबसे प्रमुख मानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे कल मैंने आपको दिखाया था। तो ये मेन ब्लॉक डायग्राम के मेन अंग हैं। इसके अंदर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कैसे कनेक्ट हैं या इनके क्या क्या प्रकार है, वो आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का लेवल बहुत ऊपर उठा दिया है। हल्का सवाल सब कर लेंगे, टेढ़े सवाल के अंदर मैं नहीं चाहूँगा कि आपको कभी फंसे। साथ ही साथ में ये जो मेमोरी वाला पार्ट है इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी, फिर हमारी सेकेंडरी मेमोरी आना चालू हो जाती है, जिसके अंदर हमारी हार्ड डिस्क कल दिखाई थी आपको, हार्ड डिस्क होती है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। हार्ड डिस्क के साथ में आप उसको सीडी पे लिख सकते हो, राइटेबल सीडी, डीवीडी के ऊपर लिख सकते हो, राइटेबल सीडी, फ्लॉपी पे लिख सकते थे, आजकल चलती है पेन ड्राइव, तो एटसेट्रा बहुत सारे सेकेंडरी डिवाइसेस हो सकते हैं जिसके अंदर आप अपना डेटा रख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके अंदर जो डेटा डालना है, उस डेटा को डालने के लिए हमारे पास एक सिस्टम बनता है जिसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ऐसे यंत्र या डिवाइस यंत्र ही होता है, कीबोर्ड को यंत्र बोलते हैं, ओके। तो ऐसे यंत्र जिनसे आप डेटा डालते हो, और फिर दूसरा होता है ऐसे यंत्र जिनसे आप डेटा लेते हो बाहर। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। बेसिकली ये डायग्राम ऐसा आना चाहिए, एक तरफ आप इनपुट लिखते हैं, एक तरफ आउटपुट लिखते हैं। मैंने इनपुट ऊपर लिख दिया, आप कैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब इनपुट के एग्जाम्पल क्या है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और दूसरे इनपुट डिवाइसेस हो गए। तो सबसे सिंपल तो हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पॉइंटर डिवाइसेस होते हैं। कोई सी भी चीज जिससे कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा जा रहा है वो इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। अब अगर आपने एक मेमोरी के अंदर गाने भर दिए हैं, उसको आपने पोर्ट पे लगाया है और आपने अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए उस गाने को बजाया है, वो भी डेटा है, वो भी इनपुट है, वो भी इनपुट है। तो हार्ड डिस्क जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो वो भी इनपुट का काम कर सकती है। जरूरी नहीं है कि सारा इनपुट हमारा बाहर से ही आए। तो ये भावना ना रखना कि इनपुट हमेशा बाहर से आए, और ये भी भावना मत रखना कि आउटपुट हमेशा बाहर ही होगा। स्क्रीन क्या बोलते हैं इसको? मॉनिटर, प्रिंटर। अगर गाना बजा रहा हूँ मैं तो कहाँ सुनूंगा?
स्पीकर, ये सारी चीजें आउटपुट में आती हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है कंप्यूटर का, बहुत बुनियादी तौर के ऊपर ब्लॉक डायग्राम अप्रोच। अब अगला कंसेप्ट जो हमारे यहाँ निकल कर आता है वो बड़ा अलग हो जाता है कि कितने लोगों के नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं, कब कब क्या क्या हुआ है, उसको मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ कहता जाऊंगा। एबेकस का इन्वेंशन सदियों पहले हुआ था, चाइना के अंदर हुआ था, रशिया में भी इस्तेमाल किया जाता था, जापान में भी इस्तेमाल किया जाता था। ये पुराने समय का कैलकुलेटर है। होता क्या है, एक ट्रे होती है, उस ट्रे के अंदर ऐसे रॉड्स लगी होती है, उसमें मनके लगे होते हैं, मोती कह लो आप। इनको ऊपर नीचे करने के बाद एक कैलकुलेशन होता है। ओके, एबेकस हमने देखा अभी कि एबेकस क्या होता था। इसके बाद में जो टूल्स बनना चालू हुए उसके अंदर एक था नेपियर बोन्स। ये मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस होता था जिसे जॉन नेपियर ने बनाया था, और ये मल्टीप्लिकेशन करने के काम में आता था, और इसके अंदर डेसिमल पॉइंट होता था। तो नेपियर बोन्स मैनुअल है, कंप्यूटर नहीं है। मैनुअल मतलब हाथों से करना है उसको। फिर एक आया था पास्कलिन 1642-1644, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। कहा जाता है कि पहला मैथमेटिकल कैलकुलेटर है जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकता था, जोड़ने और घटाने का काम करता था। फिर एक आया मशीन स्टेप्ड रेकनर 1673 में, गोट्रीफाइड विलियम लिबनिट्ज ने बनाया था। डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, डिजिटल था 0 और 1 में, मैकेनिकल था मशीन से, और कैलकुलेटर था। फिर डिफरेंस इंजन, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आ जाती है जिसे एनालिटिकल इंजन हमने लिखा है 1820 में। इस डी को इधर कर दूं, चार्ल्स कैबेज हो जाएगा। चार्ल्स कैबेज ने इस इंजन को बनाया था 1820 में, और ये मैकेनिकल कंप्यूटर था, सिंपल कैलकुलेशन करता था, और ये भाप से चलता था। तो प्रेशर कुकर अगर आपके यहाँ है और उसके ऊपर से भाप निकल रही है तो आप समझ लेना कि चार्ल्स कैबेज ने उसका इस्तेमाल किया था। ओके, अगला है टेबुलेटिंग मशीन, 1890 में बना था, हरमन हॉलरिथ का था, और ये पंच्ड कार्ड यूज करता था। पंच कार्ड क्या होता है? एक कार्ड ले लीजिए और अपनी पंच मशीन ले लीजिए, और जने कहीं तो भी उसके अंदर पीछे खींची कर दीजिए, ठीक है। तो जहाँ छेद होंगे वहाँ पर कुछ कांटेक्ट बनेंगे अगर उसको किसी एक मशीन में डालें, अदरवाइज पूरा कार्ड रोक देगा। इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज भी करती है। प्रिंटिंग के अंदर या धागों को ऊपर नीचे करने के अंदर उन कार्ड्स का इस्तेमाल आज भी होता है कई जगह। तो वो मशीन बनाई गई थी, दैट वाज योर टेबुलेटिंग मशीन, 1890 की, हरमन हॉलरिथ पंच कार्ड बेस्ड मशीन थी, और इसको 1890 के यूएस में सेंसस में इस्तेमाल में लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स के सेंसस के अंदर इस्तेमाल में लिया गया था। फिर आया डिफरेंशियल एनालाइजर 1930 का, वनेवर बुश का था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और इसके अंदर पहली बार वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। WCW। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? एक सिलेंडर रहता है कांच का, प्रेशराइज्ड रहता है इस तरह से, और यहाँ ट्रांजिस्टर का काम करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड, कैथोड। तो जो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर आज होता है, तो पुराने समय में इससे इस्तेमाल करते थे, उन्हें कहते थे वैक्यूम ट्यूब। तो पुराने समय का अगर कहीं आपने घमंडी रेडियो देखा हो, तबड़ा रेडियो, उसके अंदर ये वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, उनसे ये चला जाता है, गर्म भी बहुत जल्दी होता था। 1944 आते आते जो वर्ल्ड वॉर का समय था, इस टाइम पर हमेशा याद रखिएगा वॉर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन बहुत ज्यादा कराती है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में 1944 में हॉवर्ड आइकन ने डिजिटल कंप्यूटर यूज करा और इसे डेवलप करा था IBM के साथ मिलकर। पहला 1944, कब? वर्ल्ड वॉर 2 के पीक पर। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ में इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल थी, IBM प्लस हार्वर्ड दुनिया की मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। फिर आता है ENIAC 1946 में, एकर्ट और मुकले का ENIAC, ENIAC 46 का है, ENIAC 1। इसके बाद ENIAC
फिर आएगा एडसेक EDSSC 1949, ये इंपॉर्टेंट है। EDSSC ये न्यूमैन का था, 1949 का था। एडसेक कंप्यूटर था और इसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते थे। स्टोरेज कैपेसिटी शुरू हो गई थी, इसके पहले वालों में ये कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमैन ने स्टोरेज वाला कंप्यूटर बनाया था, एडसेक 1949 का। फिर आता है यूनिवैक, ये भी उन्होंने बनाया था, मुगली वगैरह ने। यूनिवैक ऐसा लग रहा है जैसे एसी पढ़ा रहा हूँ, गर्मी भी है थोड़ी सी। ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसके अंदर मेमोरी का इस्तेमाल मैग्नेटिक टेप से किया गया था, मैग्नेटिक टेप्स। और बाद में यही टेप्स 70, 80 और 90 के दशकों में, 70 में तो नहीं, 80 और 90 के दशकों में, 2000 के अंदर भी ये कैसेट प्लेयर के अंदर चला करते थे। अगर आपने वो पुराना देखा हो, एक कैसेट आया करता था, उसको बजाया जाता था। ए साइड और बी साइड, दो साइड होती थी, जिनके 18-20 गाने हो सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं होते, उसकी कैपेसिटी होती थी। चले गए वो है किसी के है गुड। ऐसे इसके पहले रिकॉर्ड प्लेयर चले करते थे, सीडी भी आई थी, सीडी भी आया होगा। आजकल क्या है, पेन ड्राइव। और पेन ड्राइव के अंदर समस्या ये हो गई कि गाना ढूंढने में आधा समय लग जाता था, तब तक तो दिमाग का दही बन जाता है। वो 1 GB हो या कुछ MB हो तो समझ में भी आएगी। कुछ सिलेक्टेड गाने आप 1 GB, 2 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB की तो हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव है, उसको क्या गाना बजाओगे मेमोरी में। फिर IBM 650, IBM क्यों आया, IBM का नाम यहाँ शामिल था। IBM 650 नंबर था इसका, सीरीज का। 650 1956 में आता है और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी इसके अंदर ICs का इस्तेमाल किया था, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया था। ये अंतर हो गया। आप लोगों को लास्ट टाइम सवाल आ गया जनरेशन पर, इसी वजह से थोड़ा सा डेटा हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अब क्या हो गया, 1956 आया, 1956 के अंदर कंप्यूटर इंडिया में आ गया। हमें मध्य प्रदेश बनाना था ना 1956 में, तो कंप्यूटर चाहिए था। सो सबसे पहला कंप्यूटर HEC2M, HEC2M ये कंप्यूटर था जो इंडिया के अंदर आया था, बड़ा कंप्यूटर था 1956 में। तो हम लोग आज के ज़माने के नहीं हैं, 1956 वाले ही हैं। हॉलरेथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और ये A.D. बूथ ने डिज़ाइन किया था। इंडिया का पहला कंप्यूटर A.D. बूथ ने डिज़ाइन किया था, इंग्लैंड में डिज़ाइन किया था और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में इसको डाला था, लगाया था, कोलकाता में। तुम्हारे कहाँ है? कोई बात हाँ नए तो है, उस दिन 2 ही लोग आए थे ना। उस दिन मेरा वो बाकी पेजेस जो है ना आधे बड़े में और 2-3 पेज जो है वो प्रिंटर में फंसे हुए, मुझे हिम्मत नहीं प्रिंटर खोलने की। ओके फिर आता है टिफ्रैक, TIFRAC 1960, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा T इंस्टीट्यूट, IF फंडामेंटल, R रिसर्च और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये इंडिया में पहला डेवलप हुआ था TIFR के अंदर। इंडिया में सबसे पहला कंप्यूटर TIFR में डेवलप हुआ है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर। और उसके बाद में आप इसके आगे नाम लिख देंगे AC, टिफ्रैक 1960 का। इसके बाद 1991 आते आते हम लोग बड़े हो गए, हम लोग बड़ा बनाने लग गए, परम। ये एरा था राजीव गांधी वाला, 1991 के पहले प्रीसीड करता हुआ। 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ और इसे डेवलप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी सीडैक। सीडैक ने इसे डेवलप किया था। सीडैक लगातार परम कंप्यूटर डेवलप करती गई। 2019 ये है 2019 परम शिवाय, कैपिटल में लिखना इसको। ये मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था परम शिवाय IIT BHU में और ये लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर था 2019 तक का। अब लेटेस्ट जानकारी और निकाल लेंगे आप लोग, अभी इस साल की और पिछले साल की।
अपडेट नहीं किया मैंने। प्रत्युष, ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है IIT, सॉरी प्रत्युष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी पुणे में है प्रत्युष। ये सबसे पावरफुल सुपर कैपेसिटी रखता है, 4006.2 टेट्राफ्लॉप्स। दुनिया में 53वीं लोकेशन है, पोजीशन थी इसकी 2019 के अंदर टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट के अंदर। अभी की अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, मैंने आपको विकिपीडिया की लिंक भी दे रखी है यहाँ पे, ऑनलाइन वाले पे आप क्लिक करोगे तो आप जो चले जाओगे उसमें ऑनलाइन नोट्स पे। फ्रंटियर सबसे पावरफुल है, फ्रंटियर नाम है 2024 के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। दूसरा है ऑरोरा, तीसरा है ईगल, चौथा है फुगाकू और पांचवा है लूमी। ये 5 सुपर कंप्यूटर्स हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके अलावा कंप्यूटर जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, उनको अगर हम डिवाइस के हिसाब से या काम करने की पद्धति के हिसाब से, साइज के हिसाब से, कितना बड़ा है, बड़ा यानी ऐसा वाला बड़ा नहीं, उसके अंदर शक्ति कितनी है और वो कितना काम कर सकता है। तो 4 तरह के कंप्यूटर हैं। सबसे छोटे को हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर आता है, उसके बाद में होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फाइनली होता है सुपर कंप्यूटर, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। सो माइक्रो कंप्यूटर की परिभाषा में क्या होता है, क्या क्या कर सकता है, कैसा होता है, छोटा होता है, सस्ता होता है। माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसे मैं यहाँ पे लिखूंगा MIUP। माइक्रो प्रोसेसर होता है CPU के तौर के ऊपर और इसके हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ऑफिसेज में इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम इसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पब्लिक यूज के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत सस्ता है, बहुत मास प्रोडक्शन में आता है, इजी टू हैंडल होता है, लगातार इसका साइज छोटा होता चला जा रहा है। जनरली बहुत सारे PCs आते हैं, जिसमें से एक नाम है डेस्कटॉप, जिसके अंदर एक तो डब्बा होगा, एक मॉनिटर अलग होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, तार तंतु लगे होंगे, दैट इज अ डेस्कटॉप। एक होता है लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप है ना, उसी के अंदर कीबोर्ड है, कीबोर्ड के नीचे ही सारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर उसके सामने आपका स्क्रीन लगा हुआ है। फिर एक होता है नोटबुक कंप्यूटर, और पतला हो जाता है और छोटा हो जाता है। एक होता है आपका टैबलेट कंप्यूटर, उसी में स्क्रीन के पीछे सब कुछ है, टैबलेट। आजकल क्या हो गया कि हम लोग टैबलेट कम लेते हैं, हम लोग फैबलेट लेते हैं। फैबलेट मतलब फोन भी कर सकते हो और टैबलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, हालांकि उसके अंदर पूरी प्रोग्रामिंग नहीं है। और फ्रेंकली बोलूं तो आज आपका स्मार्टफोन है वो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। एक उससे भी छोटा होता है, तो छोटे काम के लिए होता है पाम टॉप। और फाइनली स्मार्टफोन क्यों बोल रहा हूं, इसके अंदर अब आप ईमेल कर सकते हो, इसके अंदर आप वर्ड खोल सकते हो, टाइप कर सकते हो, आप एक्सेल शीट बना सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो छोटे से छोटा होता चला जा रहा है। ये हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर, जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला पार्ट आ जाता है, दे आर नोन एज मिनी कंप्यूटर। ये इंटरमीडिएट कंप्यूटर होते हैं जनरली साइंस के लिए, जहां पे आपको ज्यादा डाटा हैंडल करना है या टेक्नोलॉजी के अंदर इसके अंदर इस्तेमाल करना है, या फिर आपको बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने, बैंक हो गया जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, छोटे मोटे नहीं, अपनी क्लास जैसे नहीं, बहुत वॉल्यूम है जहां पर, वहां इनकी जरूरत पड़ती है। इन्हें मिड रेंज कहते हैं, मिनी को मिड रेंज भी कहते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर। बहुत सारे कंप्यूटर के मॉडल हैं, नाम क्या बोलूं, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का TI 990 है, SDS 92 है, IBM का है, K202 है एंड एक्सेट्रा। ये बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, ज्यादा प्रोसेसर्स को एक साथ करने की कोशिश करते हैं।
इसके बाद में और बड़ी फर्म जो होती हैं जहां बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, उनके लिए हम यूज करते हैं मेन फ्रेम। क्रिटिकल एप्लीकेशन होता है जिन्हें काम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल बारीकी जहां ज्यादा छाननी है, उन जगहों पर हम मेन फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं जहां डेटा पर प्रोसेसिंग बहुत 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 ज्यादा होता है। एक्सट्रीमली लार्ज, वेरी वेरी लार्ज डेटा प्रोसेसिंग, डाटा को बहुत ज्यादा प्रोसेस करने की शक्ति रखने वाला कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाएगा। सेंसस हो गया, सेंसस के लिए आपको मेन फ्रेम की जरूरत है, बहुत बड़ा डेटा है उसको सिंथेसाइज करना। कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स है, रिसोर्स प्लानिंग है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है। एग्जाम्पल बहुत सारे, हिटाची का Z800, BME, फुजित्सु का ICL। एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, सबके एग्जाम्पल 2023 और 2024 ये मिनिमम चाहिए, प्लस कोई नया इनोवेशन इसके अंदर हुआ है, इंडिया के अंदर अगर कोई नया नाम आया है वो मैं यहाँ पर लेके नाम डाल दूँ तो आधी क्लास मेरी उसमें हो जाएगी, जिसमें मेरा कंसेप्ट चला जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चौथा होता है हमारा सुपर डुपर कंप्यूटर, ये हाई पर परफॉर्मेंस होता है और इसको मेजर करने के लिए अलग तरीका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ऑपरेशन पर सेकेंड, इसको कहते हैं FLOPS, फ्लॉप। ये फ्लॉप्स में मेजर होता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। कहां काम करते हैं? जहां पैरेलल प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों को एक साथ में करना होता है, वहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और बहुत ज्यादा डेटा को बहुत जल्दी सिंथेसिस करना है, वेदर डेटा। पता चला हमने डाटा कलेक्ट करा, उसको हम मशीन में डाल रहे हैं, प्रोग्राम है, प्रोग्राम के हिसाब से पता चला 2 दिन का काम हो गया, 3 दिन का वो तो हो गया, उधर घटना दुर्घटना तूफान आगे निकल गया, तब हम बता रहे सब तूफान आने वाला। तो हमको पैरेलल प्रोसेसिंग करना है, तो सुपर कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ऑयल और नेचुरल गैस का एनर्जी का एक्सप्लोरेशन करना है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। सैटेलाइट से डेटा आ रहा है, खूब सारा डेटा आ रहा है, उसको कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे सिंथेसाइज करोगे। फिजिकल स्टिमुलेशन करना है। सिमुलेशन का मतलब क्या होगा? आपको प्लेन में गए बिना एक ऐसी मशीन बनानी है जिसमें से आप प्लेन चलाना सिखा दो, सिम्युलेटर कहते हैं। तो सिमुलेशन, सिमुलेशन के अंदर ये काम में आता है सुपर कंप्यूटर्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसका काम में लिया जाता है। क्लाइमेटिक रिसर्च है, मॉलिक्यूल की मॉडलिंग के अंदर है। अब अगला जो मेरा पार्ट बनेगा, अगला मेरा पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो मैं इसको आधा घंटे की क्लास में लेके लूँगा। इसको रिवीजन करते रहो और कल का जो सेशन रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो 2-3-4 दिन के अंदर इसको हम निपटाएंगे। एक दिन में नहीं खाना कि पता चला आधा गया आधा ऊपर से निकल गया। आराम से खाइए, अगला सेशन 5-10 मिनट बाद।